बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 के लेक्चर नंबर 38 के साथ। जनरल मैथमेटिक्स बुक का टॉपिक है, डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। तो इसके लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो काफ़ी शार्ट हैं और टॉपिक्स को स्किप किया गया है, उनमें एग्जाम्पल भी पूरी नहीं करवाई गई। और जो LMS वाले लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं और बोरिंग है, तो इसलिए हमने इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है, लेक्चर सीरीज़ को। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए स्टूडेंट हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कोई कमेंट की ज़रूरत है, कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं हमें। और दूसरा, वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पहला टॉपिक है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट डाटा एज पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल डायग्राम है। ठीक है, सर्कुलर शेप में होती है। ये एक ग्राफ होता है, जिस तरह के पाई चार्ट, पाई ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर शेप में डायग्राम होती है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और हर पार्ट जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। द इंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 100% एंड ईच सेक्टर शोज द प्रपोर्शन ऑफ अ कैटेगरी। तो जो पूरा सर्कल होता है वो 100% डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें जो हर सेक्टर होता है, सेक्टर क्या किसको बोलते हैं, सर्कल का जो पार्ट होता है। ठीक है, सर्कल का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोलते हैं, और हर सेक्टर जो होता है वो ईच कैटेगरी के जो हर कैटेगरी का जो होता है हमारे पास प्रपोर्शन, हिस्सा हर कैटेगरी का, उसको हम सेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको उससे मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि इन अ सर्वे 90 पीपल वर आस्क्ड टू इंडिकेट विच वन ऑफ 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे प्ले। ठीक है, कुछ सर्वे किया गया है 90 लोगों का। ठीक है, 90 पीपल का कुछ सर्वे किया गया है और उनसे पूछा गया है कि आप इन 5 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें गिटार हो सकता है, वायलिन होगा, कीबोर्ड होगा, ड्रम होगा, रिकॉर्डर है, आप उनमें से किसको जो है वो चलाना पसंद करते हैं। तो जो उन्होंने अपना जवाब दिया है वो हमें जो है वो ये हमें ये बताया गया है। ठीक है, इस टेबल में बताया गया है जो उनका रिप्लाई आया है। ठीक है, किसी ने पूछा होगा कि आप में से कौन सा बंदा जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाना पसंद करता है। तो देखें कि सबसे पहले गिटार जो है वो 35 पीपल बजाना चाहते हैं। ठीक है, गिटार कितने लोग बजाना चाहते हैं, 35 लोग। ये 90 में से, आपने याद रखना है कि ये जो है ये 90 में से है 35। वायलिन जो है वो 10 लोग बजाना चाहते हैं, कीबोर्ड 25 बजाना चाहते हैं, ड्रम 5 बजाना चाहते हैं और रिकॉर्डर 15 बजाना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसका एंगल निकालते हैं कि जो सर्कल होता है, सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो अब 360 डिग्री, अब ये जो है वो 90 जो होगा टोटल सर्कल का जो होगा, टोटल जो सर्कल में हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 90 लोग होंगे। और फिर हम वो एंगल फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह 35 लोगों का एंगल क्या बनता है, 10 का क्या बनता है, 25 का क्या बनता है। इस तरह करके एंगल का फार्मूला ये होता है। फ़र्ज़ करें ये नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, 35। गिटार वाले लोगों का अगर एंगल फाइंड आउट करना है गिटार वाले का, तो 35 लोग हैं। 35 को टोटल पे डिवाइड कर दें 90 पे, तो ये हमारे पास 360 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो आएगा वो 140 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह 10 लोग वायलिन बजाते हैं, तो 10/90 ज़रबे 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह करके आप सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता ही है कि अगर 35 पीपल हैं, 35 ऊपर आ जाएगा, 90 टोटल लोग हैं, तो 35/90 ये कितना मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 35/90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज ये वाली आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल में फिर आपने ये जो आपके डिग्रीज़ हैं उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। ये देखें, अब 39% ये देखें, ये लोग जो हैं ये गिटार बजाते हैं। ये जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर जो है सर्कल का, ये गिटार बजाता है, ये वाला 39%। ठीक है,
और ये लोग 11% जो हैं वो वायलिन बजाते हैं। और इनका जो एंगल है ना ये डिग्रीज़ में है। ये देखें, आपने ये जो एंगल देखना है, ठीक है, ये डिग्रीज़ में है। ये जो एंगल बन रहे हैं ये भी आपने एंगल आपके सेम होंगे, आपने याद रखना है, ठीक है, एंगल्स आपके सेम हो गए। बाकी आपको पेपर में जो है वो ये चार्ट बनाना नहीं या सर्कल बनाना नहीं, वो आपको बोलेंगे। बाकी सिर्फ वो आपने डिग्रीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज को, ठीक है, आपको दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है कि आपको एंगल की डिग्री दे दी जाए, एंगल की डिग्री दे दें और वो बोलें कि नंबर ऑफ़ पीपल्स फाइंड आउट करें। देखें कि अगर आपको ये डिग्री दे दी जाए तो नंबर ऑफ़ पीपल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूला ये है। ये देखें, आपको 140 डिग्री दिया गया है। टोटल डिग्रीज़ कितने होते हैं सर्कल में? 360। 140 को 360 से डिवाइड करके टोटल जो लोग हैं 90, उनमें उनसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर 35, ये नंबर ऑफ़ पीपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पाई चार्ट के रिलेटेड था। पाई चार्ट में हम सर्कल के जो सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डिफरेंट कैटेगरीज। जिस तरह ये देखें गिटार है ना, तो गिटार को ये वाला सर्कल का सेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वायलिन को, ठीक है, 11% ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल आपने पहले डिग्रीज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज भी फाइंड आउट कर ले, फिर आपने वो ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देना है कि ये इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, इस तरह करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दे आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज टू फाइंड अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि दे आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ये स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं क्या, एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये वो मेजर्स हैं जो एक सिंगल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिप्रेजेंट्स द सेंटर, और जो डाटा के सेंटर को और एक टिपिकल डाटा सेट की जो टिपिकल वैल्यू है उसको बताते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका डाटा है उसकी कंसंट्रेशन किस जगह पे है, ज़्यादा डाटा आपका किस वैल्यू के इर्द गिर्द लाई कर रहा है, उस चीज़ को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं कि आपका ज़्यादातर जो डाटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किस वैल्यू के इर्द गिर्द आपको आपकी जो डाटा सेट के वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे आपके जो हैं वो लाई कर रही हैं, ठीक है। तो इसके जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं वो होते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। इनको हम वन बाय वन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अर्थमेटिक मीन तो आपको सिंपल पता होगा कि जो वैल्यूज़ आपको दी जाए सबको जमा करके उनके जो है वो नंबर पे डिवाइड कर दें। अगर आपको 5 वैल्यूज़ दी गई हैं तो 5 वैल्यूज़ को जमा करें और 5 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपकी अर्थमेटिक मीन आ जाएगी, जिसको आप एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि द मैथ एग्जाम स्कोर्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ के पेपर के आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो वो देखेंगे आपने इन सिंपल इनको ऐड करके, ठीक है, 9 पे डिवाइड करके जो आंसर आया वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये था अनग्रुप्ड डाटा। ये जो इस तरह डाटा दिया होता है लिस्ट की शक्ल में वो अनग्रुप्ड डाटा होता है। तो एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए आपको थोड़ा सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ग्रुप डाटा फॉर नंबर ऑफ सिबलिंग्स ऑफ 204 कॉलेज स्टूडेंट्स, फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो ये जो टेबल हमें नेक्स्ट दिया गया है इसमें हमें 204 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बहन भाइयों की तादाद है वो हमें बताई गई है। तो हमने उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखें, नंबर ऑफ़ सबलिंग्स को हमने एक्स आई से रिप्रेजेंट किया है, फ्रीक्वेंसी हमें एफ आई दी गई है, ठीक है। 36 ऐसे लोग हैं जिनका कोई बहन भाई नहीं है, 94 ऐसे लोग हैं जिनका एक भाई या बहन है, 48 ऐसे हैं जिनके 2 बहन भाई हैं, 15 ऐसे जिनके 3 हैं, 7 ऐसे हैं जिनके 4 हैं, 3 ऐसे हैं जिनके 5 हैं, 1 ऐसा है जिसके 6 बहन भाई हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रुप्ड डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। यानी कि आपने क्या करना है, ये आपका एक्स आई वैल्यूज़ है, ये आपकी एफ आई वैल्यूज़ हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करके सबको जमा कर देना है। तो ये देखें, 0 को मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 94 से मल्टीप्लाई करके जमा किया, प्लस 2 को 48 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 15 से और 4 को 7 से, इस तरह करके चलते चलते 204 तक 204 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल जो फ्रीक्वेंसी बनती है 204 स्टूडेंट्स थे, तो ये आपके पास 204 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर आपने कैलकुलेट करके खुद लिखना है कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि फॉलोइंग इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच समराइज द मासेस इन केजी ऑफ 90 स्टूडेंट्स, फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो इसमें हमें 90 स्टूडेंट्स का मास दिया गया है केजीज में, तो हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है।
तो देखें कि सबसे पहले देखें क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वेट्स हैं उनका जो कितने स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, यानी जिनका मास 50 से 54 केजी है वो 12 स्टूडेंट्स हैं, जिनका 55 से लेकर 59 तक का 24 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमारे पास चलते गए और हम इसकी अब क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करें। क्लास बाउंड्री का मैंने क्या तरीका बताया था कि इस वैल्यू से आपने 0.5 कम कर देना है और इसमें आपने 0.5 जमा कर देना है। तो ये इस तरह 49.5 या 54.5 आ गया, इसमें से कम किया 54.5 और इसमें 59.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आपने सारे क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। फिर एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है इन दोनों वैल्यूज़ को क्लास बाउंड्रीज़ को ऐड करके, क्लास बाउंड्रीज़ को ऐड करके 2 पे तकसीम कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें 52, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें 57। इस तरह करके आपने ये एक्स आई फाइंड आउट करने हैं। फिर लास्ट पे आपने ये जो एक्स आई आए हैं ना आपके पास एक्स आई, उनको आपने हर एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 को 52 के साथ ये आ जाएगा, 24 को इसके साथ ये आ जाएगा, इसको इसके साथ 62 के साथ ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने फिर, क्योंकि फार्मूला हमने ये पढ़ा ना समेशन एफ आई एक्स आई बटा एफ समेशन एफ आई। ठीक है, तो देखें कि हमने ये समेशन लास्ट पे हमने ये सबको ऐड करके 5520, इसका मतलब ये है कि हमने इसका समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड कर लिया ना। ये देखें ये एफ आई एक्स आई है ना, ये देखें एफ आई एक्स आई है ना ये वाला। ठीक है, तो ये हर एक की वैल्यू है, जब इनको जमा करेंगे तो वो समेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने इन सब को वैल्यू को जमा करके समेशन फाइंड किया और इन सब को ऐड करके जमा किया, तो ये हमारे पास समेशन एफ आई बन गया। अब इस वैल्यू और 90 को तकसीम करेंगे तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है used often when calculating investment returns over multiple periods are to find a compound growth rate. It is computed by taking nth root of product of n values. तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ पे हम इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई हो, तो वक्त के साथ साथ जो प्रॉफिट होता है वो फाइंड आउट करना हो, या फिर कंपाउंड ग्रोथ हमने फाइंड आउट करनी है, वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होता है। तो ये हम फाइंड कैसे करते हैं? अगर हमारे पास n वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम n वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनका nth स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक सिंबल है, जिस तरह के हम समेशन की सिंबल प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया। ये जो पाई की सिंबल है ये हम इस्तेमाल करते हैं कि 1 से लेकर n वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो पाई का सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और समेशन का सिंबल क्या होता है? एडिशन के लिए। तो देखें कि ये हमने, इसका मतलब ये है कि i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक ए आईज़ जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब i की वैल्यू पहले 1 रखें तो a1, 2 रखें a2, 3 रखें a3, अप टू सोन n रखें तो an। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह समेशन के लिए हम एक छोटा सिंबल समेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर लॉग ऑफ ए क्रॉस बी है, यानी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग है, तो फिर वो जमा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग जो है वो आपस में जमा हो जाता है, यानी कि लॉग ऑफ ए, ये जो ज़रब है वो प्लस में बदल जाएगी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। और अगर किसी नंबर की पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। ये देखें ए की पावर n है ना, तो n जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो लॉग ए की पावर n किसके बराबर आ जाएगा? n शुरू में, n लॉग ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का हमने फार्मूला ये पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर आपके पास n वैल्यूज़ हैं तो n वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके उसका nth स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, nth स्क्वायर रूट। ठीक है, nth स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? उसकी पावर 1/n। ठीक है, nth स्क्वायर रूट का ये देखें ना, ये थर्ड स्क्वायर रूट है। अगर आप ये देखें ना, a का तीसरा स्क्वायर रूट, तो जब इसका स्क्वायर रूट की अलामत को ख़त्म करेंगे ना तो ये a की पावर 1/3 आएगी। ठीक है, जब स्क्वायर रूट की वैल्यू ख़त्म करना चाहें तो a की पावर 1/3 आ जाएगी। यही कंसेप्ट है। ये देखें, तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसका हम nth स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब nth स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी जगह पे n यहाँ पे आएगा, तो जब n के ये स्क्वायर रूट की ख़त्म करेंगे तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 1/n आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने लॉग ले लें, यहाँ पे भी लॉग ले लें, यहाँ पे भी लॉग ले लें, तो ये लॉग ऑफ GM आ जाएगा, लॉग ऑफ GM, इधर भी लॉग ऑफ दिस थिंग आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी कि
जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 1/n लॉग से पहले आ गया, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई वैसे ही, ठीक है। इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है सब के दरमियान, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन का जो लॉग होता है वो किस में चेंज होता है, एडिशन में चेंज होता है। ये 1/n ये वाला वैसे ही आ गया। जब लॉग सब पे अप्लाई होगा, log ऑफ x1 दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जब ये सब पर लॉग जाएगा ना, जब ये सब पर लॉग जाएगा x1 x2 पर, तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। ये वही प्रॉपर्टी लगा के हमने ये वाला काम किया है, ठीक है। तो ये 1/n वैसे ही आ गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये देखें, ये ऐड हो रही हैं ना, तो ऐड के लिए हम समेशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये समेशन हमने कर दी 1 से लेकर n तक, क्योंकि ये देखें n वैल्यूज़ है ना 1 से लेकर xn तक, ठीक है। तो i = 1 से लेकर n तक, और साथ हर एक के लॉग आ रहा है तो ये लॉग आ जाएगा समेशन के साथ, और xi आ जाएगा। अब आप i की वैल्यूज़ चेंज करते जाएँ, ठीक है, और समेशन की जगह पे प्लस लिखते जाएँ तो ये वाली चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपका log ऑफ gm चल रहा था, तो log ऑफ gm दोनों तरफ आप एंटी लॉग लें तो log और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, तो इस तरफ सिर्फ gm रह जाएगा, ठीक है। ये log gm था आपके पास, इसका आपने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। तो एंटी लॉग की वजह से ये लॉग कट जाएगा, सिर्फ gm रह जाएगा, और दूसरी तरफ एंटी लॉग लग जाएगा। यहाँ पे एंटी लॉग, ये वाली जगह पे एंटी लॉग लग जाएगा, बाकी सारा फार्मूला ये वाला वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है तो उसका आपने ज्योमेट्रिक मीन इस फार्मूले से और इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है। अगर आपका जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है तो ये और ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे अब डिपेंड करता है कि जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो इससे भी वो सॉल्व हो सकती हैं और इससे भी सॉल्व हो सकती हैं। अगर डाटा आपका ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड डाटा है यानी कि टेबल की शक्ल में दिया गया है, तो फिर आपने ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाले फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इनकी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपनी ए हैज़, ये एग्जाम्पल है, कंपनी ए हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट 3 ईयर्स बाई, ये काफ़ी बड़ी रकमें, मतलब पहले साल में उसका ये प्रॉफिट था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था। व्हाट इज़ द एवरेज ग्रोथ रेट। तो अब एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज का मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करें जी। मैंने बताया था ना कि अर्थमेटिक मीन और एवरेज दोनों सेम होते हैं। तो देखें कि ये तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आपका एवरेज ग्रोथ रेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब उसने एक कंडीशन लगाई है कि द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट 3 ईयर्स बाई 2.5%, 3%, 3.5%। व्हाट इज़ द एवरेज ग्रोथ रेट। अब उसने कहा है कि कोई कंपनी बी है और उसका जो ग्रोथ रेट है ना 3 सालों में वो ये है। ग्रोथ रेट क्या है पिछले 3 सालों का 2.5%, बल्कि प्रॉफिट रेट जो है किसी कंपनी बी, कोई कंपनी बी है उसका प्रॉफिट रेट जो है वो पिछले 3 सालों का वो ये है 2.5%, 3%, 3.5%, और इसका हमने एवरेज ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या था कि तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका nth स्क्वायर रूट ले लें। तो n हमारा 3 है तो n का स्क्वायर रूट फिर हो जाएगा 1/3। 3 वैल्यूज़ है ना ये देखें, तो 1/3 आ जाएगा। तो ये आपका एवरेज ग्रोथ रेट ये आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो पीछे लाइहा अमल बताता हूँ कि ये देखें, ये आपकी पहली अमाउंट थी, पहली अमाउंट ये थी, तो आपका जो पहले साल में प्रॉफिट लगा था वो ये था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि फिर आपकी ये वाली अमाउंट, ये वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे अब इसके हिसाब से प्रॉफिट लगेगा, ये वाली जो अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब इस पे जो लगेगा ग्रोथ रेट या प्रॉफिट वो इस वाली हिसाब से लगेगा। तो ये देखें दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये और इसको ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें से ये वाली जो टर्म है उसको कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, 1, तो यहाँ से 0.025 बचा, तो 1 प्लस दिस थिंग ये आ जाएगा 1.025। यानी ये देखें, ये हमने कॉमन निकाला तो इसकी जगह से 1 आया, और ये भी कॉमन था इसकी जगह से ये आया, तो 1 और प्लस 0.025, यहाँ से 1 आया, यहाँ से ये आया, उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट अगले साल ग्रोथ रेट लगेगा वो अब इस के हिसाब से लगेगा, इस अमाउंट के हिसाब से। तो देखें कि ये हमारी चीज़ वैसी ही आ गई। अब हमारे पास जो ग्रोथ रेट लगेगा वो 1.03, 1.035, इस तरह करके तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल अमाउंट से तो ये हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला।
नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड मीन। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मीन दैट अलाउज डिफरेंट वेट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। तो ये एक स्पेशल केस है मीन का, जो कि हमें डिफरेंट वेट्स को अलाउ करता है डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के हवाले से, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मीन दैट अलाउज डिफरेंट वेट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पे डिफरेंट वेट्स जो होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने के लिए वेटेड मीन का सहारा लेना पड़ता है। फॉर्मली द वेटेड मीन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ डाटा। अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी डाटा सेट है, वो x1 प्लस x2 प्लस xn विद नॉन नेगेटिव वेट्स, तो हर एक के साथ एक वेट भी एसोसिएटेड है। हर वैल्यू डाटा की जो वैल्यू है ना, फ़र्ज़ करें उसके साथ एक वेट भी एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे हम वेटेड मीन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखें ये x1 की जो वैल्यू है उसके साथ अटैच है w1, x2 के साथ w2, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो देखें कि जो वेटेड मीन का फार्मूला है वो ये है कि w1 x1, यानी कि जो डाटा की वैल्यू है उसको आप वेट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करें, ठीक है। x1 को w1 से, x2 को w2 से, इस तरह करते करते सबको ऐड करके डिवाइड करना है आपने वेट से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेटेड मीन। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर टू क्लासेज, मॉर्निंग क्लास हैज़ 20 स्टूडेंट्स। दो क्लासेज हैं किसी स्कूल में, एक मॉर्निंग क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट हैं और एक आफ्टरनून क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ मॉर्निंग क्लास इज़ 80। अब जो मॉर्निंग क्लास है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज स्कोर है वो 80 है, और जो आफ्टरनून क्लास है उनका एवरेज स्कोर 90 है। तो हमने जो है वो वेटेड मीन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं। तो देखें एक्स बार किसके बराबर आ जाएगा, 20 को आप, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मॉर्निंग क्लास में 20, और उनकी जो एवरेज आई थी वो 20 इंटू 80 आ गया। मॉर्निंग क्लास की जो एवरेज थी वो 80 थी, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 थे, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जो आफ्टरनून के स्टूडेंट 30 हैं और उनकी एवरेज जो है वो 90 है, तो इनको आप करके 50 पे डिवाइड करें तो ये आपका आंसर 86 आ जाएगा, ठीक है। 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।